नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संजय सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं, ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं, आज़ादी को अपनी एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं और जिस तरह के भाषण वो दे रहे हैं, साफ तौर पर एक नई ऊर्जा, एक न सिर्फ के आम आदमी पार्टी में बल्कि विपक्ष के पूरे खेमे में एक तरह की ऊर्जा नज़र आ रही है। और श्रेय दे रहे हैं वो अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को, जो कि न सिर्फ के देश के जाने माने वकील हैं बल्कि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और सांसद रह चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, मैं देख रही हूँ कि ट्विटर पर लगातार आप ट्रेंड कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं ये कौन सा वकील है, ये किस तरह से दलील उन्होंने पेश की है, कौन सा लॉजिक दिया कोर्ट को कि आपने पीएमएलए केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग असंभव है जमानत मिलना, आप 6 महीने में संजय सिंह को कैसे बाहर ले आए? धन्यवाद अरफा, आपके शब्दों के लिए, आपके वाक्यों के लिए। देखिए, हमारा पेशा है जो सबसे सकारात्मक ठीक रूप से पक्ष रख सके और प्रयत्न करते हैं, बाकी कोर्ट कचहरी न्यायालय को छोड़ देते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कई ऐसे पक्ष थे संजय सिंह के केस में जो सही रूप से रखना लाजमी था और वो कोर्ट ने माना। अगर कहें तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त रूप से वो 2-3 बिंदु बता दूं जिसके कारण। जी ज़रूर बताइए, क्योंकि दर्शक भी ये जानना चाहता है। वो 3 दलीलें संक्षेप में आप मुझे बता दीजिए जिससे आपने जज साहब को ये कन्विंस कर दिया कि इनको जमानत मिलनी ही चाहिए। पहली बात कि ये मानना कि जो विशेष प्रावधान है पीएमएलए का उसके अंदर जमानत नहीं मिल सकती, ये गलत है, गलत धारणा है। इस पे ज्यादा मुश्किल होती है लेकिन मिल नहीं सकती बात नहीं। नंबर 2, 10 वक्तव्य है, 10 स्टेटमेंट्स एक व्यक्ति के, इसका नाम है दिनेश अरोड़ा। उसमें से 9 वक्तव्य में उनका नाम नहीं लेते हैं या सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो पक्ष में बोलते हैं कि मेरे को कोई पता नहीं संजय सिंह का, मैंने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं लिया, इत्यादि इत्यादि। 9। नंबर 3, उनको उसके बाद अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट के बाद, अरेस्ट के दौरान जब अरेस्ट में है, वो प्रताड़ना में है, प्रेशर में है, तब उनसे वक्तव्य 10वां लिया जाता है जिसमें पहली बार वो ये आरोप लगाते हैं। वो भी आरोप में महीना नहीं, महीना होता है, दिन नहीं, तिथि नहीं, समय नहीं और स्पष्टता नहीं, कौन गया, कहां गया, क्या। एक वक्तव्य। ईडी उस एक वक्तव्य के आधार पे 2 साल तक अरेस्ट नहीं करती। एक व्यक्ति एक किसी कानून के प्रोसीडिंग में पीएमएलए नाम लेती है संजय सिंह का और मान जाती कि गलती से लिया, हमारा उद्देश्य था राहुल सिंह का नाम लेना। संजय सिंह इस पे गुस्सा हो जाते हैं और एक उनको नोटिस भेजते हैं पीएमएलए, मेरा नाम गलत कैसे लिया। पीएमएलए उसको सही करती है। उसके बाद ये संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं गुस्से में, शायद गलत बात थी लेकिन एक स्वतंत्र भारत में गुस्सा दिखाना कोई प्रतिबंधित नहीं हो सकता। इसके एक समझ लीजिए द्वेष की भावना से, गुस्से में, इसके विरुद्ध पीएमएलए की फौज ईडी आती है, पहली बार उनके घर आती है। उनका कोई 2 साल में वक्तव्य, जिसको कहते हैं अनुच्छेद 50 में, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हर आदमी को आप जानते हैं पीएमएलए में पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है, कई बार होता है, 5-6 बार, समझ से इनमें कुछ नहीं हुआ। सीधा 10वें वक्तव्य और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1.5 साल, 2 साल बाद पहुंच जाती है घर पे और घर पे आके अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद फिर भी निकलने में भी 6 महीने निकल गए। हमारे एक प्रक्रिया होती है जो नीचे से शुरू होती है, फिर हाईकोर्ट जाती है, उच्च न्यायालय, फिर जाती है उच्चतम न्यायालय। तो ये कहना आसान है कि आप कानूनी कार्रवाई करो भाई, क्या आपत्ति है आपको, कानून आपका सही है तो आप कानून, लेकिन ये भूल जाते हैं लोग जो अंग्रेजी में कहावत है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। प्रोसेस इज अ वेरी मेजर पनिशमेंट और उसका तो भुगतना ही पड़ा संजय सिंह को। अब ठीक है, वो आ गए, शायद उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए था। हमने जो दलील की उसमें हमने बताया कि जो अरेस्ट यानी गिरफ्तारी के जो मापदंड हैं, मटेरियल इन पोजेशन, रीजन टू बिलीव बेस्ड ऑन दैट मटेरियल, और उस रीजन टू बिलीव बेस्ड ऑन द मटेरियल होना चाहिए गिल्टी। ये 3 शब्द हैं, गिल्टी, रीजन टू बिलीव, मटेरियल, अनुच्छेद 19 में। तो जब तक आप ये नहीं दिखाते हैं कि आवश्यकता क्या है, देखिए आपके पास अगर शेरवानी के पास ये अधिकार क्षेत्र है कि वो अरेस्ट कर सके, गिरफ्तार कर सके, वो अधिकार क्षेत्र और आवश्यकता गिरफ्तारी की 2 अलग अलग चीजें हैं। आजकल कभी कोई बताया नहीं जाता कि क्यों आवश्यक है कि आप मुझे गिरफ्तार करेंगे। क्या मैं भगौड़ा हूं, क्या 1.5 साल निकल गया है, 2 साल 1.5 साल में आपको कुछ साक्ष्य नहीं मिले, क्या उसके बावजूद आप मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते, वीसी में बात नहीं कर सकते, क्या आवश्यकता है गिरफ्तार करने की,
तो वो बात पे हमने दलील की और मैं समझता हूँ कि सौभाग्य है कि इस पे निर्णय आया, जल्दी आया। और ये बड़ी खुशी बल्कि की एक चीज बात और बता दूं मैं है आपको खत्म करने से पहले जी हाँ जी कि जी। पूरा पूरा दिन भर बहस हुई लंच तक, और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि जो प्रश्नोत्तर किया कोर्ट ने उसके अनुसार ये गलत अरेस्ट माना उन्होंने। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम होल्ड करेंगे, हम निर्णय देंगे तो आपके और केस में फर्क पड़ सकता है। तो फिर मैं उसके उसी पर बाद हाँ, मैं उसी पर आती हूँ मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्यों जज साहब ने वहां तक बात ले जाके आगे छोड़ दिया, क्योंकि अगर जिस सेक्शन 45 का आप जिक्र करने वाले हैं, मुझे पता है पीएमएलए केस का, वो भी दर्शकों को हम समझाएंगे। और इस वक्त आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ राजनीति में नहीं, कानूनी दावपेच भी दर्शक समझना चाहता है, क्योंकि उसका सीधा सीधा स्टेक लगा हुआ है जिस भी पार्टी के सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग। अब ये मुझे बताइए कि फिलहाल जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जब ये पूरी बात अदालत ने फैसला देते हुए ये कहा कि आप मनी ट्रेल स्थापित नहीं कर पाएंगे, पैसा कहाँ है संजय सिंह के पास, जिस 2 करोड़ रुपए के लेन देन की बात कही गई वहाँ उनके घर पर, वो कहाँ है पैसा। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा है कि मनी ट्रेल तो है, हमने लोकेट भी कर ली है मनी ट्रेल केजरीवाल के मामले में, लेकिन पैसा जो है वो इस्तेमाल हो चुका है, खर्च हो चुका है, इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए ऐसा है, इसमें प्रश्नोत्तर देखिए थोड़ा तकनीकी होना पड़ता है। मुझे पसंद नहीं तकनीकी होना, जो एक जनरल डिस्कशन है, मैं राजनीति में भी हूँ, पब्लिक लाइफ में भी हूँ, लेकिन आपने पूछा है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा तकनीकी होना आवश्यकता है। ईडी का हमेशा से ये स्टैंड रहा है, शुरुआत से जब से आया पीएमएल, कि दो अलग अलग, जिसको वो कहते हैं स्टैंड अलोन गलतियां हैं, ऑफेंसेस हैं। एक है पीएमएलए का, एक है ओरिजिनल मूल ऑफेंस। तो मूल ऑफेंस क्या हुआ? मैंने चोरी की, मैंने भ्रष्टाचार किया, मैंने रेप या किडनैपिंग की। अगर रेप और किडनैपिंग लिखा है किसी शेड्यूल में तो वो हुआ मेन ऑफेंस, जिसको प्रेडिकेट ऑफेंस कहते हैं वकील। उसके आधार पर एक स्टैंड अलोन ऑफेंस बनाया गया है, जो कि ईडी का केस है, मेरा केस नहीं है, जिसको कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, पीओसी। तो जब तक प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं है तब तक पीएमएलए ऑफेंस बन नहीं सकता। मैंने एक उदाहरण दिया कोर्ट में इसी दलील में परसों, कि अगर मैं आपको ब्राइब दे रहा हूं, घूस दे रहा हूं, और इमीडिएटली जिस वक्त मैं दे रहा हूं आपको घूस, उसी वक्त पकड़ लिया रुपये को, ऑन द स्पॉट, को ट्रैप केसेस कहते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में घूस लेने के लिए और मैं देने के लिए प्रोसिक्यूट हो सकता हूं, क्लियर है। इनकम टैक्स भी हो सकते हैं क्योंकि वो कैश ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये बड़ा मूल मुद्दा है आपके दर्शकों को समझने के लिए कि शायद पीएमएलए में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस रुपये को, जो कि वही मूल सोर्स पे ही बरामद हो गया, आप उसको अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यूज, प्रोजेक्शन, कन्वर्जन, कंसीलमेंट, इस्तेमाल, वो होता है पीओसी क्राइम, यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी पीएमएलए। तो आपको कम से कम आज 6 महीने बाद ये तो बताना चाहिए कि ये रुपया, इसमें आरोप कितना है कि मेरे पास 4 आए, मैंने 2 अलग अलग लोगों को भेजा एक एक करके, एक ने 1 करोड़ और एक ने दूसरे करोड़ दिया। इसमें किसने दिया, किस तिथि को दिया, किस समय दिया, किसने रिसीव किया, सीसीटीवी कैमरे में किस एड्रेस पे दिया, कुछ नहीं बोलता है वक्तव्य। ये वक्तव्य 10वां वाला वक्तव्य है जो 9 वक्तव्यों के बाद आता है। तो कोर्ट ने बोला कि अब देखिए, केस कानून में अंधतोगत्वा उस व्यक्ति को अपने केस से मतलब है, उसको कानून स्थापित करने से मतलब नहीं है। तो जब आपको पूरी रिलीफ दे रहा हूं मैं, तो आपको कोई शहीद होने की आवश्यकता नहीं कि मैं कानून स्थापित करूंगा उसके बाद मैं शहीद होऊंगा। लेकिन जब लेकिन सिंघवी जी, अगर ये कानून साबित हो जाता, जिस सेक्शन 45 का जिक्र कर रहे हैं, तो पूरा केस ही धराशायी हो जाता। तो उस हद तक आप क्यों नहीं गए? अगर आप उस हद तक चले गए होते, जज महोदय से आपने कहा होता इसी सुनवाई के वक्त अगर, तो केजरीवाल साहब को भी बेल मिल गई होती, फिर मनीष सिसोदिया को भी मिलने में आसानी होती। नहीं नहीं, ये डिस्क्रेशन होता है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब कोर्ट कहता है कि मैं आज मिस शेरवानी को रिलीफ दे रही हूँ, मेरे सामने याचक मिस शेरवानी है, उसके बाद आपको क्या मतलब मैं कैसे दूं रिलीफ? मैं आपको 100% रिहा कर रहा हूं। अब आप उसके बाद ये नहीं कह सकते कि मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप निर्णय लिख के रिहा करिए। उन्होंने ये पूरी तरह से 100% रिलीफ दी है। अब ये बात सही है आपकी, जो जितनी बातें मैंने कही, 2-3 घंटे बहस हुई, ये सब बात इनकी परखी गई, इसकी जो बारीकियां हैं वो देखी गई, इससे कहीं ज्यादा बारीकियां हैं जो अभी आपके प्रोग्राम में नहीं कह सकता, वो डिस्कस हुए, और वो सब रिपोर्ट होता है बार एंड बेंच में। आपके हर वर्ड, एक एक शब्द तो हम जानते हैं क्या कहा गया। अब उसके बाद जब मैं रिहा कर रहा हूं आपको, तो ये कई बार होता है समय बचाने के लिए, निर्णय नहीं लिखने के लिए,
कि भाई आपको तो रिलीफ मिल रही है, आपको ये थोड़ी इंटरेस्ट कि मेरे को रिलीफ मिले, तो भी मैं चाहता हूँ मैं कानून स्थापित करूंगा। मैं चाहता था ये होना चाहिए, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र है। जाहिर है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अब ये बताइए तो फिर अब केजरीवाल के मामले में क्या होगा, मनीष सिसोदिया के मामले में क्या होगा? क्या उनको, उनके समर्थकों को खुश होने की ज़रूरत है कि संजय सिंह बाहर आ गए तो फिर अरविंद केजरीवाल भी आ जाएंगे? 1 साल से ज़्यादा जेल में सड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया। मैंने देखा परोल पे वो आए तो उनका वजन इतना घट गया है, इतनी बुरी उनकी हालत हो गई है। जेल में रहना तो आसान काम नहीं है। मनीष सिसोदिया का केस एक मिनट आप साइड पर रख लीजिए, 1 मिनट के लिए मैं आता हूँ उस केस पे। केजरीवाल का केस लीजिए। मेरा मानना है, अभी देखिए मामला सब जुडिस है, अभी हमने उच्च न्यायालय में बहस की है, वो दलील का निर्णय आएगा कुछ दिनों में। पहली बात, अगर संजय सिंह का जो दूरी है केस से, वही या उससे ज्यादा दूरी है केजरीवाल की, ये समझ लीजिए आप। उतनी ही दूरी है, वैसी ही दूरी। तो अगर आप ये जो तथ्य तो अलग होते हैं हर केस के, संजय सिंह का तिथि अलग होगी, देर होगी, केजरीवाल की अलग होगी, लेकिन केजरीवाल के विरुद्ध कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है। वहां भी यही कहानी है, 5 वक्तव्य चुप, कई वक्तव्य सीधा पूछा गया आपके पक्ष में, वो वक्तव्यों को वो अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स कह के अलग रख देते हैं। फिर किसी के उस पर 3 साक्ष्य है, एक साक्ष्य 6ठे वाले में, एक 5वें में, एक 8वें में बोलता है। एक बार आपका क्या बिना कोरैबोरेशन कहा जाता है कानून में। मान लीजिए कि आपने बोला आरोप मेरे विरुद्ध 6 वक्तव्यों के बाद, उसका कोई भी कोरैबोरेशन नहीं होता है, तो उसको आप नहीं बांध सकते हैं गॉस्पेल ट्रूथ, उसको नहीं मान सकते हैं अंततोगत्वा सत्य। इसलिए मैं मानता हूं, अब देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जो मामला सब जुडिस है, मैं वकील हूं उसमें, मैं मानता हूं कि बहुत मजबूत केस है, बहुत अच्छा केस है, और सिद्धांत वही है, सिद्धांत वही 3 है। आपकी पहले बताइए आवश्यकता क्या है मिस शेरवानी को अरेस्ट करने की, डेमोन्स्ट्रेट करिए। कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के केस में 2.5 साल हो गए। अच्छा, उनके केस में भी सेम है बाय द वे, 2.5 तो नहीं 2 साल हो गए। ये हुआ है शुरुआत 22 में, आप आए हैं 24 में। दूसरा, उनको आपने जो सबक दिया है, दूसरी तारीख देखी तो भी 22 की तारीख 2022 की, अगस्त की। एक तारीख है 30 अक्टूबर 23 की, वहां से आपने नो डाउट 9 समन्स दिए, इन्होंने जवाब नहीं दिया, मतलब जवाब दिया हर समन्स का, गए नहीं, पेश नहीं हुए। आपने एक भी 50 का स्टेटमेंट इनका रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं कि मैं जाऊं आपके पास, रिकॉर्ड करनी जैसे आप लास्ट में घर आ गए, अब घर आके रिकॉर्ड कर सकते थे। तो आपने 1.5 साल में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया, उसके बिना स्टेटमेंट के आपने गिरफ्तार किया, जो एग्जैक्टली सेम चीज संजय सिंह में, सेम चीज। साक्ष्य जो 3 है, इसमें एक और विशेष बात है जो संजय सिंह में नहीं है, 1 मिनट दीजिए मेरे को, बहुत जरूरी है। तीनों में कौन है 3 मुख्य साक्ष्य केजरीवाल के विरुद्ध? एक तो है रेड्डी सीनियर बाप, एक है राघव रेड्डी जूनियर उनके लड़के, और तीसरे हैं शरत रेड्डी। अब तीनों के केस में पहले 3-4 वक्तव्य कुछ नहीं आपके बारे में, 1-2 वक्तव्य जो कि छुपा दिए गए, अंडरलाइन माना गया सीधा आपके पक्ष में। उसके बाद एक वक्तव्य आता है अरेस्ट के बाद, अरेस्ट के बाद वक्तव्य आते ही आपको रिहाई मिलती है। शरद रेड्डी में वो कहते हैं, रिकॉर्ड कर, सॉरी मगुंतर उसमें राघव रेड्डी में, कि इनको पीठ का दर्द है, उनको बेल दे दीजिए, और फिर अप्रूवल बन जाते हैं, पार्डन हो जाता है। शरद रेड्डी, उसके पिताजी उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करके अभी चुनाव लड़ रहे हैं, और शरद रेड्डी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उन्हीं दिनों में, कितने सारे करोड़ों के। तो मेरा इसमें मूल जो कानूनी मुद्दा यह है कि आप अगर 10 स्टेटमेंट को इग्नोर करके एक व्यक्ति के उस स्टेटमेंट में जो गिरफ्तारी में दिया है उसने, जिसके बाद आपके पास कोई कोरैबोरेशन नहीं है, और 1.5 साल बाद या 6 महीने बाद बिना 50 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आके घर आके अरेस्ट कर लेते हैं, तो आप बताइए आवश्यकता क्या है अरेस्ट की? अभिषेक मनु सिंघवी जी, इसमें जो बातें आप कह रहे हैं, ये दलीलें, ये समझिए इतनी लोकप्रिय हो चुकी हैं, और इसको आम आदमी पार्टी का एक तरह से उनकी जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है, ये भी मानना पड़ेगा कि कैसे आम लोगों तक ये दलीलें उन्होंने पहुंचा दी हैं, ये पूरे रेड्डी परिवार को लेकर।
वायर के दर्शक कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, तमाम ये रेड्डी परिवार की पूरी बखिया उधेड़ दी उन्होंने। तो ये बात जब वकीलों को पता है, आम आदमी को पता है, तो क्या ये जजों को नहीं पता होगा? क्या वो ये देख नहीं पा रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा नहीं देख पा रहे हैं? तो ऐसे में संजय सिंह को तो आप बाहर ले आए, लेकिन मनीष सिसोदिया 1 साल से ज़्यादा जेल में सड़ रहे हैं। अब एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री फिलहाल वो जेल में है। तो जो अदालतें हैं हमारी, क्या वो इसके पीछे की राजनीति को नहीं देख पा रही हैं? तो देखिए, ये प्रश्न तो आपको अदालतों से पूछना पड़ेगा। उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या झिझक है, और सबसे ज्यादा विलंब क्या है। हमारे सिस्टम में देखिए, कई अदालतें हैं जो इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं, लेकिन मैं सीधा उन अदालतों में नहीं जा सकता। मुझे जाने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है नीचे की अदालत से जाना पड़ता है बीच की अदालत, उसको आप उच्च न्यायालय कह लीजिए। उसके बाद जाना पड़ता है उच्चतम। तो आपको कहीं ना कहीं न्याय मिलता है, लेकिन न्याय में समय लगता है। 6 महीने निकल गए, बहुत जल्द मानता हूं मैं तो 6 महीने संजय सिंह के लिए। मैंने केजरीवाल का केस डिस्कस कर लिया आपसे। अब आइए आप मनीष सिसोदिया केस में। वो थोड़ा सा फर्क इसलिए है क्योंकि उस निर्णय में, जो कि लगभग याद नहीं 40-45 पैराग्राफ्स का है, उसमें हर पैरा, हर दलील हमारी मानी गई। हर, आप पढ़िए उसको, दर्शकों को बोलिए पढ़ें। अंत में आखिरी पैरा में लिखा है कि चार्जशीट में एक एलिगेशन है कि इतने करोड़ दिए गए हैं। इस एलिगेशन को हम अभी रद्द नहीं कर सकते, इस स्टेज पे ट्रायल चल रही है, लेकिन अगर ट्रायल में विलंब होता है तो वापस आइए। अब ये गलत है, सही है, उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय को सही माना जाता है इसलिए क्योंकि वो अंतिम कोर्ट है। उसको अंतिम इसलिए नहीं माना जाता है कि वो सही है, लेकिन उसके बाद इसमें रिव्यू की प्रक्रिया होती है, पुनर्विचार की होती है। उसके बाद समय निकल गया है, ट्रायल में सैकड़ों लाखों पन्नों के डॉक्यूमेंट से 1 मिलीमीटर आगे नहीं चली है। तो मैं समझता हूँ मनीष सिसोदिया के केस में भी अब आशा है, अब किरण है, और उसके आधार पर इस पर पुनर्विचार के लिए वापस हम कहेंगे, क्योंकि आप जहां पढ़े वहीं पढ़े। जी, अब अगला सवाल इस केस से थोड़ा हटके है, लेकिन वही राजनीति और कानून का गलत इस्तेमाल, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, बल्कि मैं कहूँगी कानून के राज की दिन दहाड़े जो हत्या करने की पूरी कोशिश है, रूल ऑफ लॉ धराशायी हो चुका है। अतीक अहमद के मामले में हमने देखा जिस तरह से एनकाउंटर के तमाम आरोप लगे। अब हम देख रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी हैं, उनका पूरा परिवार जिस तरह से दलीलें दे रहा है, उनसे कान हटाना मुश्किल है कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया गया। ऐसे में हमारी जेलें सुरक्षित नहीं हैं। मैं तो कहती हूँ किसी भी दर्जे का कोई गैंगस्टर है, डॉन है, आतंकवादी है, भारत का कानून तो ये कहता है कि कानून की नज़र से ही उसी रास्ते पे चलते हुए उसको सजा दी जाएगी। देखिए, ये सिद्धांत बड़े मजबूत सिद्धांत होते हैं, बहुत पुरातन के सिद्धांत हैं। मैग्ना कार्टा को तो बहुत मैं युवा अवस्था वाली चीज मानता हूँ। भारत में ये सिद्धांत मैग्ना कार्टा से 1000 वर्ष पहले से चले। धर्मो रक्षति रक्षते का मतलब क्या होता है? आप धर्म की, जब तक कानून की रक्षा नहीं करेंगे, कानून आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो ये सिद्धांत क्या है? आज बड़ा एक सरल प्रश्न, कितने भी एक ये सिद्धांत है, एक उदाहरण के तौर पे, कि 99 लोग जिनको आप मानते हैं कि दोषी हैं, गिल्टी हैं, वो छूट जाए, फिर भी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये क्यों बनाया है? आपको दूसरा सिद्धांत है कि आपको प्रिज्यूम किया जाता है इनोसेंट है, आप निर्दोष हैं, जब तक कि मैं साक्ष्य द्वारा ये सिद्ध न करूं, प्रमाणित न करूं कि आप दोषी हैं। इन सब का कारण एक है कि अगर आपने आपको गणतंत्र कहना चाहते हैं, अगर अपने आप को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया नहीं कहना, अगर अपने आप को आप कोई ऐसा देश का नाम नहीं लेना चाहते जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा है लेकिन उसको डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति विशेष की एक डिग्निटी है, एक अपना उसका एक ऑटोनॉमी है, जिसको आपको आदर सहित करना पड़ेगा। आजकल हो क्या गया है, जिसको कहते हूं मैं रैम्बो पॉलिटिक्स और रैम्बो पुलिसिंग हो गई है। अब रैम्बो पुलिसिंग का रूल ऑफ लॉ में कोई स्थान नहीं है, लेकिन माहौल भी होता है। अगर कल देश में बहुत सारे विवाद और बहुत सारे वारदातें बढ़ जाएं तो माहौल बदल जाता है। मारो पीटो, इनके साक्ष्य कौन लाएगा इनके लिए, ये बातें हो रही हैं। मेरा कोई उसमें संदेह नहीं है कि आतिक और कुछ हद तक अंसारी ने भी बहुत गलतियां की। मैं तो उनके भाई के लिए अपेयर भी हुआ हूँ। उनके भाई सुप्रीम कोर्ट में उनको मैंने ये दिलवाया कि वो चुनाव लड़ सके, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन वो सस्पेंड करवाया। लेकिन बात यह है कि आप कितने भी घिनौने क्रिमिनल क्यों ना हो, अगर आपको कानून के द्वारा दंडित नहीं किया गया है तो मेरा हक नहीं कि मैं पिस्तौल निकाल के आपको गोली से उड़ा दूं। ये बात जो है, ये रैम्बो पॉलिटिक्स को समझनी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 1-2 बार तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो पुरानी कहावत है कि अगर आप पहली बार नहीं बोलेंगे जब मैं दरवाजे पे खटका हूं
दूसरी बार नहीं बोलेंगे जब आप खटकाएंगी, तो तीसरी बार जब आएगा गुंडा तो कोई नहीं बोलेगा आपके पक्ष में। तो ये बातें जो हैं ये कुछ थोड़ी तकलीफ वाली होती है जब आप गैंगस्टर्स या बड़े प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध क्रिमिनल्स की बात करते हैं। लेकिन जैसा कहा गया है कि द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आर ऑलवेज टेस्टेड when the times are the most difficult and when the emergency is the worst. That is when the otherwise तो सिद्धांत को टेस्ट क्यों करने की आवश्यकता है? आसान समय में तो सिद्धांत की कोई खास अहमियत नहीं है। बिल्कुल आखिरी सवाल अब आपसे कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हमारी जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनका विस्तार हो रहा है, उनका जो काम करने का दायरा है वो बढ़ रहा है। उन्हें जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं, सीधे तौर पे वो ये कह रहे थे कि जांच एजेंसियां किस तरह से इस्तेमाल की जा रही हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि जिस तरह से UAPA और PMLA, इन दोनों कानूनों का खासकर इस्तेमाल किया जा रहा है पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, इसके अलावा तमाम एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ भी जो सरकार के आलोचक हैं, ऐसे में आखिरी सवाल आपसे बहुत संक्षेप में ये बताइए कि क्या कानून को लेके, कानून की प्रक्रिया को लेके, कानून के राज को लेके, अदालतों, वकीलों, इन सब को लेके क्या आम आदमी का विश्वास कमज़ोर नहीं होगा? देखिए, पहली बात, ये दीपी कोहली मेमोरियल इलेक्शन की बात कर रही हैं आप। मैं एक बात कहना चाहता हूं जो लोग नहीं कहेंगे। कई एजेंसीज में अतिशयोक्ति है, लेकिन फिर भी CBI, जिसका एक विरासत है, एक इतिहास है, उसने कभी इस प्रकार से, जिसको ट्रिगर हैप्पी कहा जाता है, जो आज आप PMLA में देखते हैं, वो नहीं किया है। CBI में एक रूल बुक है, एक प्रोसीजर है, जिसका फिर भी मान्यता रखी जाती है, वहां भी विकृतियां बहुत आ गई। नंबर 2, ऐसे वक्तों पे सिर्फ कानून और कानून पे भाषण से कुछ नहीं होता है। ये अंततः उस पर निर्णय करता है जो उस कानून को लागू करता है। अब वो माहौल पे डिपेंड करता है, वो दंड पे डिपेंड करता है। आज कई बार कई प्रदेशों पे कई केसेस में ऐसा माहौल है, ये अंततः वापस संतुलित हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा डैमेज, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है ऐसे माहौल में सिर्फ एक ही आपका संरक्षक हो सकता है, सिर्फ एक, या मैं समझूंगा 2 या 3 कह लूं मैं उसको। एक तो है एक नागरिक जो मजबूत रहे, खड़ा हो जाए, वो सबसे निचले स्तर पे आएगा फिर भी। दूसरा है आपका पेशा, जर्नलिस्ट का। अब उसके लिए भी आप कहेंगी, और मैं मानता हूं सही है, कि गोदी मीडिया है आज, कहने का क्या फायदा, बिल्कुल, वो तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे ऊपर, सर्वोपरि इनमें जो है वो है तीसरा अंग, न्यायपालिका। न्यायपालिका में अगर उच्चतम न्यायालय, जो कि एक मार्गदर्शक है, 3, 4, 5, 10 ऐसे निर्णय अलग अलग इंटरवल्स पे, अलग अलग विषयों पे दे, तो उससे मार्गदर्शन और हौसला और बुलंदी जो मिलती है उच्च न्यायालय और उससे ऊपर सबसे नीचे वाले न्यायालय को, वो एक बहुत जबरदस्त होती है। वो देखते हैं उस तरफ, वो मार्गदर्शन के लिए देखते हैं। तो वो जो है दिशा और गति बताना आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि घूम फिर के वही बात आ जाती है कि आपको पुरजोर स्वतंत्रता दिखानी पड़ेगी उच्चतम न्यायालय में, पुरजोर एक स्पीड दिखानी पड़ेगी, और वो चुनने पड़ेंगे। देखिए, उच्चतम न्यायालय हर केस नहीं पहुंचता है, लेकिन आपका अगर 10% केस में मार्गदर्शन सही है तो बाकी सब पूरे देश में फैल जाता है। जी हाँ, अभिषेक मनु सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इसी तरह से मुकदमे आप लड़ते रहें, आपकी आवाज़ गूंजे। मैं समझती हूँ कानून का राज ज़रूर होना चाहिए। आप जैसे बड़े वकीलों की वजह से आम जनता का विश्वास भी कहीं ना कहीं बहाल होता है लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया में। वरना जिस तरह का राजनीतिक माहौल हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक ही पार्टी के राज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विपक्ष मुक्त बिल्कुल भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया द वायर को समय देने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।